हेलो स्टूडेंट। मैं हूं अरशद खान और आज हम 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 री ऑप्टिक्स किरण प्रकाश की के लेक्चर नंबर 15 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लास्ट क्लास में हमने अपवर्तन के नियम पढ़े थे। तो उसमें पढ़ा था हमने स्नेल का नियम कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्याओं के अनुपात के बराबर होता है। वहां मैंने आपको ये भी बताया था कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वेग में वृद्धि के कारण दूर हटता है, जबकि विरल माध्यम से सघन में जाने पर अविलंब की ओर झुक जाता है। हमने एक उदाहरण भी लिया था कि इस अवस्था में अगर आपतन कोण को 45 तो अपवर्तन कोण घटने के कारण मान लेते हैं 30 डिग्री हुआ, तो ये अनुपात साइन 45 बटे साइन 30, अंश छोटा है सॉरी अंश बड़ा है साइन 45 का मान और साइन 30 का मान छोटा है, तो ऐसी अवस्था में 1 से बड़ा प्राप्त होगा और वो हमें लगभग √2 प्राप्त हुआ था। ठीक ऐसे ही जब हमने इस वाले केस की बात की थी कि माना ये कोण 45 है और ये बढ़ के 60 हो गया, तो साइन 45 बटे साइन 60, अंश छोटा था हर बड़ा था, तो इसलिए 1 से छोटा अनुपात आ रहा था। तो हम वहां अनुपात के रूप में पढ़ रहे थे। आज हम ये जानेंगे कि वास्तव में अपवर्तनांक या अपेक्षिक अपवर्तनांक है क्या चीज। तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष आपेक्षिक अपवर्तनांक दो तरह से पढ़ सकते हैं। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष आपेक्षिक अपवर्तनांक या माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का आपेक्षिक अपवर्तनांक है। 2 का ही 1 के सापेक्ष, ये दोनों तरह पढ़ सकते हो आप। तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष आपेक्षिक अपवर्तनांक वह कारक है जो माध्यम 2 में माध्यम 1 की तुलना में प्रकाश के वेग में कमी या वृद्धि को प्रदर्शित करता है। कि माध्यम 2 में माध्यम 1 की तुलना में वेग घटेगा या वेग बढ़ेगा, उस चीज को प्रदर्शित करने वाला जो कारक है, जो अनुपात है, वो माध्यम का अपवर्तनांक है। इसे हम दूसरे शब्दों में कैसे कह सकते हैं कि जब विरल से सघन में जा रही है तो वेग घट रहा है, तो इस माध्यम का अपवर्तनांक जो है, इनका अनुपात जो है वो 1 से बड़ा प्राप्त हो रहा है, जबकि सघन से विरल में जाने पर वेग बढ़ रहा है, अनुपात 1 से छोटा प्राप्त हो रहा है। तो हम इसे लिखेंगे कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक पहले माध्यम में प्रकाश के वेग और दूसरे माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात के बराबर होता है। तो हम दूसरे का पहले के सापेक्ष निकाल रहे हैं, जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं उसका वेग ऊपर आएगा और जिसका निकाल रहे हैं उसका वेग नीचे आएगा। तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है? माध्यम 1 में प्रकाश के वेग और 2 में प्रकाश के वेग। उदाहरण के लिए विरल से सघन में गई तो विरल में वेग अधिक था, सघन में कम था, तो अंश बड़ा हर छोटा प्राप्त हुआ, तो हमें अनुपात 1 से बड़ा बना पहली कंडीशन जो स्नेल के नियम से जा रही थी। दूसरे केस में सघन से विरल में गई तो यहाँ वेग कम था, यहाँ अधिक हो गया, यानी कि अंश छोटा हर बड़ा, तो अनुपात 1 से छोटा प्राप्त हुआ, जो स्नेल के नियम से मिल रहा था। तो बड़ी इजी परिभाषा है कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम 1 में प्रकाश के वेग और माध्यम 2 में प्रकाश के वेग के अनुपात के बराबर होता है। क्योंकि हम माध्यम 2 का 1 के आपेक्षिक रूप से निकाल रहे हैं, इसलिए इसे आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। अगर हम इसे तरंगदैर्घ्य के रूप में लिखना चाहें तो हम जानते हैं कि v बराबर होता है n या न्यू, जिससे लिखो आप आवृत्ति को n लैम्बडा न्यू से लिख सकते हो। तो पहले माध्यम में वेग v1 है और आवृत्ति अपवर्तन और परावर्तन में बदलती नहीं है, तो v1 बराबर n लैम्बडा 1 और v2 बराबर n लैम्बडा 2। तो यहां से μ21 जिसको हम μ2 अपॉन μ1 माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक कैसे भी लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा v1 अपॉन v2 बराबर n लैम्बडा 1 अपॉन n लैम्बडा 2। आवृत्ति कट जाएगी समान होने के कारण। तो यहां से μ2 अपॉन μ1 क्या बना? लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2। μ2 ऊपर है, लैम्बडा 2 नीचे है, μ1 नीचे है तो लैम्बडा 1 ऊपर है, यानी कि म्यू और लैम्बडा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्यस्तक्रमानुपाती हैं। तो अगर हम दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम की बात करें विद्युत योग की, तो हम जानते हैं कि बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, तो उसके लिए अपवर्तनांक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण सर्वाधिक हो जाएगा। और रेड रंग के लिए तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है तो अपवर्तनांक सबसे कम हो जाएगा। तो अगर हम वॉयलेट और रेड की बात करें तो वॉयलेट के लिए अपवर्तनांक बड़ा होगा, रेड के लिए छोटा होगा, यानी कि अपवर्तनांक के मान जो है वो आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य या रंग पर भी निर्भर करेंगे।
और भी कई निर्भरता के कारक हैं। तो जो अपवर्तनांक को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनमें पहला है ऑब्वियसली जो हमने यहाँ देखा है माध्यम की प्रकृति, कि सघन माध्यम के लिए विरल माध्यम की तुलना में अधिक होगा और विरल माध्यम का सघन माध्यम की तुलना में 1 से छोटा होगा, जबकि सघन का विरल की तुलना में हमेशा 1 से बड़ा होगा। आपेक्षिक अपवर्तनांक 1 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, देखना है किसके सापेक्ष ले रहे हैं। तो सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष 1 से बड़ा होगा, विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष 1 से छोटा होगा। तो माध्यमों की प्रकृति पर निर्भर करेगा अपवर्तनांक। दूसरा तापमान पर निर्भर करेगा कि अगर ताप बढ़ गया तो कण दूर दूर हो जाएंगे, माध्यम की प्रकृति चेंज हो जाएगी, सघनता विरलता बदल जाएगी, इसलिए यहाँ तापमान पर भी अपवर्तनांक निर्भर करेगा। आपतित प्रकाश के वेग या हम कह सकते हैं तरंग दैर्ध्य या फिर उसे हम जोड़ सकते हैं रंग से, उस पर भी निर्भर करेगा। तो अपवर्तनांक का मान रंग और तरंग दैर्ध्य पर भी निर्भर करेगा। जो अपवर्तनांक का मान है वो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्याओं के अनुपात पर निर्भर करता है, स्नेल का नियम है। लेकिन आपतन कोण और अपवर्तन कोण के मानों पर निर्भर नहीं करता है। मतलब क्या है कि जब ये 45 था, ये 30 था, तो हमारा अनुपात √2 प्राप्त हुआ। अगर हम इसे बढ़ाकर 46 कर दें तो ये 30 से ठीक उतना बढ़ेगा कि अनुपात √2 ही बना रहे। ठीक इसी प्रकार अगर हम इसे 45 से घटाकर 44 कर दें तो ये भी 30 से घटकर ठीक इतना हो जाएगा कि अनुपात √2 ही बना रहे। तो इसलिए अपवर्तनांक का मान आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्याओं के अनुपात पर निर्भर करता है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण के मानों पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ जो हमने यहाँ देखा है उसको हम नॉट के रूप में भी लिख सकते हैं, जो हमने परावर्तन में भी लिखा था। तो परावर्तन में हमने देखा था कि परावर्तन के केस में आवृत्ति, वेग और तरंग दैर्ध्य तीनों नियत रहते थे, क्योंकि माध्यम सेम था इसलिए वेग और तरंग दैर्ध्य नहीं बदलते थे। आवृत्ति बदलेगी नहीं, वहां बदलती थी केवल तीव्रता। लेकिन यहाँ क्या होता है, आवृत्ति तो यहाँ भी नियत रहती है, परंतु माध्यम चेंज हो जाने के कारण वेग भी बदल जाता है, तरंग दैर्ध्य भी बदल जाती है, और कुछ मात्रा में प्रकाश को माध्यम अवशोषित कर लेता है, इसलिए उसकी चमक भी बदल जाती है। तो ये क्या थे हमारे पास अपवर्तन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जिन्हें हम नॉट के रूप में लिख सकते हैं। वो क्या है कि वेग, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति तीव्रता परिवर्तित हो जाएगी, आवृत्ति का मान नियत बना रहेगा। अभी तक हम बात कर रहे थे किसी भी माध्यम का किसी और माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, उसमें ये सघन तो ये विरल हो सकता था, या ये विरल तो ये सघन भी हो सकता था आपस में। लेकिन यदि हम पहले वाले माध्यम को फिक्स कर दें, नियत कर दें, और उसे हम कह दें कि वो निर्वात है, और दूसरे वाले माध्यम का अपवर्तनांक तो नहीं, तो डेफिनेटली निर्वात की तुलना में तो सघन ही रहेगा, क्योंकि निर्वात में तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसी अवस्था में इस दूसरे वाले माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है, उसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कह देते हैं। तो किसी भी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष जो अपवर्तनांक है वो क्या कहलाता है, निरपेक्ष, जिसमें हमने पहले माध्यम को निश्चित कर दिया। सूत्र वही है कि जिस माध्यम का निकाल रहे हैं हम निर्वात के सापेक्ष, तो निर्वात में प्रकाश का वेग बटे उस माध्यम में प्रकाश का वेग, जिसका निकालते हैं वो नीचे आता है, तो माध्यम में प्रकाश का वेग, और जिसके सापेक्ष निकालते हैं निर्वात के सापेक्ष, तो उसमें वेग। निर्वात में प्रकाश के वेग को C से लिखते हैं और माध्यम के लिए V से लिख दिया। इसको हमने अब 2 1 1 2 लगाना सब बंद कर दिया, किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो हम या तो ये लिख सकते हैं माध्यम निर्वात, या अगर हम इसे खाली छोड़ सकते हैं तो केवल म्यू से प्रदर्शित कर देते हैं, म्यू बराबर C/V, निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग। अब जब सपोज हम निर्वात का ही निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना चाहें, तो हमारा खुद माध्यम में निर्वात है और निर्वात के सापेक्ष ही लेना है, तो C/C क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं हवा की, तो हवा में प्रकाश का वेग नीचे लेना है, ऊपर निर्वात में लेना है। हम जानते हैं निर्वात में सर्वाधिक होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हवा में या वायु में जाने के बाद कुछ मात्रा में घटेगा, तो इसलिए अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो अनुपात 1 से कुछ मात्रा में बढ़ जाएगा, और इसकी वैल्यू गणितीय रूप से 1.0003 प्राप्त होती है। तो हम इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ये समझ पा रहे हैं कि कुछ अलग हैं लेकिन लगभग समान है, इसलिए गणनाओं के लिए हम निर्वात और वायु या हवा को एक जैसा मान सकते हैं। वैसे दोनों के दोनों फिजिकली अलग अलग हैं। अगर पानी की बात करें तो नीचे पानी के अंदर प्रकाश का वेग आएगा, ऊपर निर्वात के अंदर था, पानी का वेग और घट जाएगा, अंश बड़ा हर छोटा 1 से बड़ा आएगा, और इसका मान प्रायोगिक रूप से लगभग 4/3 या 1.33 प्राप्त होता है। कांच के लिए बात करें तो कांच कई क्वालिटी के होते हैं, लेकिन लगभग में कांच के लिए 1.5 या 3/2 लिया जाता है। कार्बन डाइसल्फाइड के लिए 1.63 होता है, और हीरे के लिए अपवर्तनांक का मान सर्वाधिक होता है और उसका मान 2.42 होता है।
ये मान हमें रटने नहीं है, बस मात्र जब भी पढ़ना है टॉपिक को तो उसे पढ़ते चलना है, देखते चलना है। यहाँ हम ये देख पा रहे हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांकों के मान 1 से बड़े हैं, और ये याद भी रखना है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। क्यों? कुछ निर्वात में प्रकाश कभी सर्वाधिक होता है और किसी भी माध्यम में घटेगा ही घटेगा, अंश बड़ा और छोटा ही बनेगा। जबकि आपेक्षिक अपवर्तनांक का मान 1 से बड़ा भी हो सकता है इस वाले केस में, और 1 से छोटा भी हो सकता है। यानी कि जब सघन का विरल के सापेक्ष लेते हैं तो 1 से बड़ा, और विरल का सघन के सापेक्ष लेते हैं तो 1 से छोटा हो सकता है, लेकिन निरपेक्ष अपवर्तनांक हमेशा कैसा होता है? 1 से बड़ा ही होता है। तो ये था अपवर्तनांक का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।